भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को और विभिन्न माध्यमों से जो हमारी बात सुन रहे हैं, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, मेहनत मजदूरी करके ठेला रिक्शा चला करके सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम आवाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे अपनी कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को कि आज उन्होंने बड़ी मशक्कत से मुझे यहाँ लाने में, आपके मौजूद पहुँचाने में मेहनत की है, क्योंकि आजकल दिल्ली पुलिस हम पे ज़्यादा मेहरबान है। दिल्ली पुलिस मेहरबान है और इस बात से हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली इस बात से हम लोग खुश हैं कि पुलिस अगर विपक्ष को डंडा ना मारे, पुलिस अगर विपक्ष के कुर्ते ना फाड़े, पुलिस अगर विपक्ष को डिटेन ना करे, हिरासत में ना डाले, पुलिस अगर विपक्ष को जेल में डाले, ईडी अगर विपक्ष के नेताओं को परेशान ना करे, सीबीआई आपके घर पे रेड ना मारे, इनकम टैक्स का छापा ना मारे, तो समझिए आप देश के लिए लड़ नहीं रहे हैं। और हम दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और आपकी एक एक परेशानी को झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात हम दिल्ली पुलिस के सिपाहियों को जरूर कहना चाहते हैं। भाई साहब, आप आते हैं साधारण परिवार से, आप आते हैं किसान मजदूर के परिवार से, आप आते हैं गरीब परिवार से। आप जो हमारे ऊपर डंडा चला रहे हैं ना, एक्चुअली आप अपने ही भविष्य पे और अपने ही मुद्दों के ऊपर डंडा चला रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा। और रिकॉर्ड तो करते ही आप लोग, बढ़िया सा रिकॉर्ड करके गृह मंत्री को सुना दीजिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि डीसीपी साहब प्रमोट होकर के चले जाएंगे, डीजीपी बन जाएंगे, लेकिन जो आज इस देश की आर्मी के साथ हो रहा है, वो बात किसी दिन किसी भी पुलिस के साथ हो सकता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आज जिस तरीके से देश के लिए जो सम्मान की बात है, जो सर्वोच्च बलिदान की बात है, अगर उनकी नौकरी को ठेके पे किया जा रहा है तो कल आपकी नौकरी को भी ठेके पे किया जा सकता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पिछले 12 तारीख से यह सत्याग्रह कर रही है। लेकिन यह जो सत्याग्रह है, जंतर मंतर पे जो सत्याग्रह हो रहा है, इस सत्याग्रह का मूल कारण यह भी है कि हम सिर्फ अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं। मीडिया वालों, मैं आपसे खास करके कहना चाहता हूं, हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं। एक कहावत है, सच को आंच नहीं होता है। हमको अपने नेता की चिंता नहीं है। हमारा नेता कुछ गलत नहीं किया और सरकार उसका कुछ गलत नहीं कर सकती। इस बात को याद रखिएगा। हमको अपने नेता की चिंता नहीं होती है। और हम इस सरकार को कहते हैं, साहेब, हर चीज का एक मंत्र नहीं होता है। बीजेपी चाहती है कि हर नेता पे एक ही जंतर का इस्तेमाल कर ले। तो मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, रे भाजपा वालों, ये राहुल गांधी हैं, इंदिरा गांधी के परिवार से आते हैं, राजीव गांधी के बेटा हैं, आतंकवादी से नहीं डरे। तुम तो वैसे भी माफी मांगने वाले लोग हो भाई, तुमसे क्या डरेंगे यार। ईडी उडी से डर नहीं लगता है। ईडी से हम अपने नेता को नहीं बचाना चाहते हैं। हम बस इस देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ईडी इनके घर पे आया क्यों है। ईडी इनके घर पे इसलिए आया है कि मोदी जी को कोई साधु बता दिया है कि विपक्ष के सारे नेताओं पे एक ही कैप्सूल इस्तेमाल कीजिए। एक कैप्सूल सबके ऊपर बराबर लागू नहीं होता है। सब धन 22 पसेरी नहीं होता है। इनको लगता है कि एक बार ईडी भेज देंगे
तो कांग्रेस पार्टी डर जाएगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता डर जाएंगे और चुप होकर के बैठ जाएंगे कि देखो देखो इसके नेता के ऊपर ईडी आ गया है, तो कार्यकर्ता को कौन पूछता है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात का जज्बा है कि अगर हम देश को अंग्रेजों से आजाद करा सकते हैं तो इस देश को हम अंग्रेजों के चापलूसों से भी मुक्त कराएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि आपने देश के साथ जो खिलवाड़ किया है उस खिलवाड़ के खिलाफ हैं हम। उस खिलवाड़ के खिलाफ क्यों हैं हम कि आपने इस देश को सपना दिखा करके, आपने इस देश के लोगों को उम्मीद जगा करके उनके साथ धोखा किया है। ये हम नहीं बोले थे, श्री 108 श्री माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। क्या मीडिया वाले? मोदी जी बोले थे ना कि हम बोले थे? अरे बोलिए ना महाराज, आपको भी बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा इस बात को। सबकी बारी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। अरे हमारे लिए क्या है, जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बारी सबकी आएगी, इस बात को याद रखिएगा। कहे थे ना मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बोले थे कि नहीं बोले थे? अरे बोलिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के थोड़ी हैं कि डर जाएंगे, बोलिए। बोले थे ना, बोले थे ना कि महंगाई कम होगी, बोले थे ना खाते में 15 लाख रुपया आएगा, बोले थे ना अच्छा दिन आएगा। आया क्या? मोदी जी के स्टाइल में पूछूं क्या, आया क्या? अब नया जुमला आया है, अब नया जुमला आया है कि हम अग्निपथ लेकर के आए हैं। एगो भाजपा का नेता ईमानदार है, कैलाश विजयवर्गीय को धन्यवाद देना चाहिए। कम से कम उसने इस देश के नौजवानों की शंका दूर कर दी। उन्होंने बता दिया भाजपा की नई योजना है तैयार, भाजपा ऑफिस में सभी नौजवान बनेंगे चौकीदार। यही योजना है ना। लेकिन मैं कहता हूं विजयवर्गीय जी, आपका बेटा बल्ला बहुत बढ़िया चलाता है, अफसर पे बैठ चला रहा था, उसको बीजेपी ऑफिस में क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड बना देते हैं? मंत्री का बेटा बनेगा सेक्रेटरी, मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और किसान मजदूर का बेटा बनेगा भाजपा ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड। हाय रे हिपोक्रेसी, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं ना। और बेईमानी किसको कहते हैं? देश की जनता को लगा कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो सच ही बोलेंगे। मोदी जी की हर बात को मान लिया देश के लोगों ने। मोदी जी ने कहा दीपक जलाओ तो देश ने दीपक जलाया, मोदी जी ने कहा बत्ती बुझाओ तो देश ने बत्ती बुझाया, मोदी जी ने कहा थाली बजाओ तो देश ने थाली बजाया। सब कुछ किया इस देश ने, लेकिन देश अब तक इंतजार कर रहा है कि मोदी जी जो हमको कहे थे उसमें से एक भी चीज पूरा नहीं किए हैं। और ये देश की जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति पे मुखर होकर के हमारे नेता बोलते हैं। इस बात का हमको गर्व है कि सरकार के सामने बिना झुके कोई लड़ता है अड़ करके तो उसका नाम राहुल गांधी है। उसको डराना चाहते हैं, उसको डराना चाहते हैं, उसको झुकाना चाहते हैं। अरे आप कहते हैं मोदी जी मैं भी चौकीदार, मोदी जी के समर्थन में लोग कहते हैं मैं भी चौकीदार। ये चौकीदार नहीं हैं, ये देश के ठेकेदार हैं। और ये देश के ठेकेदार कैसे हैं? क्योंकि इस देश के लोगों का, उनके भविष्य को ये ठेके पे कर देना चाहते हैं। ये जो अग्निपथ योजना है, इसकी मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। मैं बड़े ध्यान से सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल कर रही है, हर चीज को सब कुछ बोल रही है, सब फायदा गिना रही है। हो सकता है कि कोई भाजपा का मंत्री यह भी आकर के कह दे कि अग्निपथ योजना में शामिल होने के बाद आपका बाल नहीं गिरेगा। जिस तरीके से उसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, लेकिन असली बात नहीं बताया जा रहा है। एक सिंपल सवाल है, सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए। क्या सिंपल सवाल है कि जो भर्तियां हो रही थी वो भर्ती होगी कि नहीं होगी? सवाल नंबर 1 सिंपल बात है। पहले आर्मी में
हर साल 75,000 कम से कम लोग बहाल होते थे। बाद में बीजेपी ने इसको घटा करके 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में, अब तीसरा साल है, 50,000 लोगों को भी भर्ती नहीं की गई। बहाना क्या दिया गया? बहाना दिया गया कि कोरोना था इसीलिए भर्ती नहीं किए। हाय मोदी जी, कोरोना था तो चुनाव लड़ लिए, बंगाल में जाकर के दीदी ओ दीदी कर लिए, सब जगह चुनाव हो गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो गया, बुलडोजर बाबा आ गए, लेकिन आर्मी की भर्ती नहीं हुई। यह बेईमानी है कि नहीं है? रोजगार देने में कोरोना है और चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। और अगर आप बैकलॉग को देखेंगे, 50,000 को अगर मान लें, तब भी 1.5 लाख बहाली होनी चाहिए थी। 1.5 लाख ये बहाली नहीं कर रहे हैं। 1.5 लाख बहाली ये करेंगे कि नहीं करेंगे इसको ये नहीं बता रहे हैं। ऊपर से ये एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। तो एक ना छोटा सा कहानी हमको याद आ रहा है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था, कहा मम्मी दूध पिला दो, दूध पिला दो। मम्मी उसको उठा करके अलमीरा पे बिठा दी। बच्चा मम्मी को यह नहीं कहता है कि मम्मी दूध पिला दो, बच्चा चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि मम्मी अलमीरा से नीचे उतार दो, नीचे उतार दो। लोग मांग रहे थे हर साल 2 करोड़ नौकरी, इन्होंने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, ऊपर से एक नया योजना लेकर के आ गए हैं। पूरा का पूरा भाजपा के तंत्र को उसमें लगा दिए हैं कि आप बताइए कि अग्निपथ के क्या फायदे हैं। अरे सिंपल सी बात है, बिहार में एक कहावत है, नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर नहीं छुपता है। जो चीज अच्छी होती है उसका फायदा बताने का जरूरत नहीं होता है। जो चीज में कोई खराबी होती है उसका खराबी छुपा करके, आपके घर पे कोई सामान बेचने के लिए आता होगा तो उस सामान का सब कुछ अच्छा अच्छा ही बताता होगा। आप ट्रेन में जब जाते होंगे, बस में जाते होंगे, तो जब जूसर बेचने वाला आता है तो एक संतरा से आपको 1 गिलास जूस निकाल करके दिखाता है, और वही जूसर जब आप घर पे लेकर के जाइएगा तो आधा गिलास जूस भी आपको आपके घर में नहीं निकलेगा। ये जो बेचने की मानसिकता होती है, इस बेचने की मानसिकता के खिलाफ हैं। यह सत्याग्रह 2 लोगों के बीच में है। जावेद अख्तर ने लिखा है, इस एक हमारी एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो आवाज है। एक वो आवाज है जो इस देश को बेचना चाहता है, वो देश के सरकार में बैठे हुए हैं। एक वो आवाज है जो देश को बचाना चाहता है, वो सड़कों पे खड़ा है, वो जंतर मंतर पे बैठा हुआ है, वो सत्याग्रह कर रहा है। और ये सत्याग्रह हम इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के झूठ को हम समझ रहे हैं। झूठ क्या है इनका? झूठ है कि ये लोग परमानेंट बहाली को बंद करने जा रहे हैं। परमानेंट बहालियां नहीं होगी। अगर ये परमानेंट बहाली करना चाहते हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में 28 लाख पोस्ट खाली है। ये परमानेंट बहाली बंद करके ठेकाकरण के फायदे देश को समझा रहे हैं। जब भी देश में कोई ठेकाकरण किया जाता है तो सिर्फ उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। जब भी देश की कोई सार्वजनिक संपत्ति बेची जाती है तो उसका फायदा ही फायदा बताया जाता है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि देश में अगर सारी सार्वजनिक संपत्तियों को बेच दिया गया तो देश का क्या होगा। एक बार आप इस बात पे विचार कीजिएगा कि अगर एयर इंडिया नहीं रहेगा, अगर नहीं होगा एयर इंडिया, तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? समझना है कि नहीं समझना है? आप हमको बताइए कि सरकारी रेलवे नहीं होना चाहिए, सरकारी बीएसएनएल नहीं होना चाहिए, इनके हिसाब से सेना में नियमित नौकरी नहीं होनी चाहिए। जब सब कुछ सरकारी नहीं होना चाहिए तो सरकारी प्रधानमंत्री लेकर के ढोल बजाएंगे? फिर सरकारी प्रधानमंत्री भी क्यों होना चाहिए? सरकारी संसद भी क्यों होना चाहिए? देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय संपत्ति, देश का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय सेना, देश का मतलब होता है देश के लोगों का सम्मान। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करने के लिए आया हूं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सिर्फ अपने नेता को बचाने की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। वो देश जिस देश को गांधी ने बनाया है, जिस देश को नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बनाया है, उस देश को बचाने की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी को लेकर के भाजपा लगातार प्रचार करती है कि अगर कांग्रेस किसी चीज का विरोध कर रहा है तो सही होगा,
तो आप बताइए। हम भाजपा का विरोध करते हैं, देश के संविधान का समर्थन करते हैं, और उस संविधान को हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इसीलिए कहावत कही जाती है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जो पार्टी देश को आजादी दिलाई है, वही पार्टी इस देश की आजादी की रक्षा कर सकती है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे, सत्याग्रह के रास्ते पर चलेंगे, झूठ को हराएंगे। झूठ पे सच भारी है, सत्याग्रह जारी है, यह सत्याग्रह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया के सभी साथियों और आपके चैनल के माध्यम से, आपके YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे आप सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। और हमारे दो वरिष्ठ साथियों ने न सिर्फ आज बल्कि लगातार जब से ये योजना घोषित की गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता हूं, उसके साथ साथ मैं बिहार का रहने वाला हूं। शायद ये पहला मौका है कि मैं आप तमाम लोगों के सामने स्पष्ट तरीके से यह बात रखना चाहता हूँ कि मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, हमारे परिवार में रिश्तेदारी में 16 लोग आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको शहीद का परिवार कहा जाता है। इंसर्जेंसी में हमारे एक भाई की शहादत हुई है, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और आप सबके चैनल पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि सब लोग यही कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हिंसा बिहार में भड़क रही है। मैं इस बिंदु पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हम लोग मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं। हमको लगता है कि सेना का, देश के सर्वोच्च सम्मान का, ये मार्केटिंग करने का चीज़ नहीं है। लेकिन आप एक एक मंत्रियों का बयान सुन करके देख लीजिए। जो लोग अग्निपथ योजना का फ़ायदा गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सेल्समैन की भाषा होती है ना, वाह मेगा बम्पर ऑफर चल रहा है, आपको 20 लाख रुपया भी मिल जाएगा, 4 साल में आप रिटायर भी हो जाएंगे, फिर आपको रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। इस भाषा की मानसिकता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर कोई चूहा मारने की दवा बेच रहा हो। साहब, आप मंत्री हैं, आप सबसे पहले देश की जनता को ये बताइए कि इस योजना की ज़रूरत क्या है। हर साल जब 50,000 से ज़्यादा भर्तियां और नियमित भर्तियां, जिसमें टीए भी है, डीए भी है, पेंशन भी है, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन का भी प्रावधान है, रेलवे का भी टिकट मिलेगा, हवाई जहाज़ का भी टिकट मिलेगा, और अगर सर्वोच्च बलिदान आप देते हैं, आपको शहादत होती है, तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग इस योजना की ज़रूरत पे सवाल उठा रहे हैं। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को ख़त्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब, अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है, और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। असली बात क्या है? आप सब लोगों को याद है कि जब नोटबंदी की गई तो यह दावा किया गया कि इसके बाद नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। कल ही जो है एक सब इंस्पेक्टर की फिर से टारगेटिंग किलिंग की गई है। नक्सलवाद की घटनाएं हो रही हैं,
आतंकवादी घटनाएं लगातार हो रही हैं। अगर नोटबंदी करने के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाता तो पुलवामा की घटना कौन करके गया है, कैसे पुलवामा की घटना हुई है? तो ये दावा करते हैं। जब उस दावे का आप पड़ताल करेंगे तो आपके ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज घूम रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जिस भी योजना का कांग्रेस विरोध कर रही हो, ऐसा आप मान लीजिए कि वो योजना सही है। कांग्रेस के विरोध करने से आप चलते हैं? आप सत्ता में बैठे हुए मोदी जी, आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष की कही हुई बात लोग मान लेते तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही नौजवान हैं, ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तरप तरप करके जान दे रहे थे। ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूं कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली पुतो कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा? आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गांव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा। ये है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है? मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। ये मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी। बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है, अप टू 25%। और इसमें ये कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है। और जो फायदा गिनाए जा रहे हैं वो फायदा तो पहले से है। सेना में, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष से ज़्यादा में तो आप बहाल ही नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अलग अलग रैंक पे आप कितना समय तक सेवा देंगे वो पहले से निर्धारित है। और जो लोग आर्मी की नौकरी समाप्त करके, सेवा समाप्त करके आते हैं, उनको अन्य जगहों पे सुविधाएं दी जाती है। भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं दी जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं बहुत साधारण बात करता हूँ, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं। गृह मंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है। जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जाकर के मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आकर के अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए। और जहाँ तक बिहार में हिंसा का सवाल है, सीधा सा एक कारण समझ लीजिए, ये नौजवान ना किसी के द्वारा लाए गए हैं, ना किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। आप तमाम प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन होता है
उसका स्वरूप अलग होता है। हम लोग 3 दिन से नहीं डिटेन हो रहे हैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस छावनी नहीं बना हुआ है। हम लोग आते हैं, पुलिस पकड़ करके हमको ले जाती है, कोई हिंसा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें हिंसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ नौजवानों का सब्र जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारा बेरोजगारी दर है देश का, बिहार का बेरोजगारी दर डबल है साहब। जहां के मजदूर, बिहार का मजदूर जाता है ना हरियाणा और पंजाब में धान काटने के लिए, बिहार के ही लोग आते हैं ना दिल्ली में काम करने के लिए, बिहार के ही लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र में काम करने के लिए। जहां एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां के लोग ऑलरेडी विस्थापित होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये उस उम्मीद में अपने गांव में रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं जाड़ा गर्मी बरसात, सड़कों पे मैदानों में रेत पे, कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र टूट गया है। लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्त, हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप ने इस सरकार को झुकाया है, इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए सरकार से यह अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए, मत जलाइए, क्योंकि कल को आपको वही संपत्ति इसी प्रधानमंत्री से बचाना भी है। क्योंकि देश की संपत्ति ये दोस्त को बेचने वाले हैं, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलिए। और किसानों ने 700 लोगों की शहादत देने के बाद 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया। तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जैसे आज आपके आंदोलन को कहते हैं उपद्रवी, तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा करने वाले। ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? और विपक्ष के माथे पर मत खेलिए। विपक्ष की बात जनता अगर सुन रही होती तो आप देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। इसलिए प्रधानमंत्री होने के चलते मैं आपसे अपील करता हूं कि इस योजना को आप वापस लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जो विक्रांत जी ने सवाल पूछा है उस पर मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक ही बात कहना चाहता हूं। भारत सरकार के गृह मंत्री ने कहा है कि हम अप टू 25% जैसा हमारे साथी ने कहा है नौकरी देंगे। मैं जानना चाहता हूं जहां जहां आर्मी के एक्स आर्मी का रिजर्वेशन था आज तक वो तो भरा नहीं गया, तो कैसे हम आपकी इस बात पर विश्वास कर लें? 2-8-16 करोड़ तो हो ही गया लोगों को रोजगार मिलना। सच्चाई है कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी मोदी सरकार की देन है, ये तथ्य आपके बीच में है। आज सबसे बड़ी अगर बेरोजगारी है तो जिन्होंने दिया है उनकी इस बात पे मैं आर्मी ऑफिसर्स को किसी भी हालत में हम सम्मान करते हैं देश की सेना का, उनके बयान पर नहीं जाना चाहते और ना उनके बारे में कोई कमेंट करेंगे। वो हमारे सेना के प्रमुख लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। पर इतना जरूर कहना चाहता हूं, जितना मैंने चैनल्स में देखा है, किसी ने ये गारंटी नहीं दी है कि जो 75% निकल रहे हैं उनको हम संभाल लें। उन्होंने कहा है हमारे पास जो 25% आएंगे वो तो 25% प्रशिक्ष होंगे, आर्मी में होंगे, लेकिन 75% के बारे में किसी आर्मी के प्रमुख ने, एयरफोर्स के प्रमुख ने, नेवल प्रमुख ने कोई गारंटी नहीं दी है। तो सवाल जहां से शुरू हुआ था वहीं फिर है अभी कि क्या होगा इन 75% का, और 75% का सवाल लेकर ही हम आपके बीच में खड़े हुए हैं। अमित शाह जी बाद में इसलिए बोलना पड़ा कि आग लगी है तो एक बाल्टी पानी डालो, पर आग बड़ी भयंकर है, बड़ी है, वो एक बाल्टी से बुझने वाली नहीं, क्योंकि सबको मालूम है
कि आपके यहाँ भर्तियां तो हो गई हैं, अब पैदल लोग चल रहे हैं महाराष्ट्र से, नागपुर से। आज ही देखिए ना, आप ही के चैनल ने, आप ही के अखबारों में देखा है कि जो भर्तियां हो गई हैं उनकी ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं। तो भर्तियों की अगर ज्वाइनिंग न कराने के लिए नागपुर से पैदल यात्रा दिल्ली हो रही हो, तो उनके उस बात पे कैसे हम विश्वास कर लें कि आगे हम 10% आरक्षण देंगे। पहले जो भर्ती है उनको तो देख लो। ये आपके सवाल का जवाब है। एक चीज स्वर में स्वर मिलाते हुए अपने साथी का, हमारे इंचार्ज का, नौजवान हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती। उनकी जान बहुत कीमती, वो भारत माता की संतान है। उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि सरकार को जितना हम जानते हैं उतना शायद अपने अनुभव के आधार पे आप नहीं जानते। ये आपके बीच में वैसे ही अराजक तत्वों को डाल देगी जैसा उसने किसान आंदोलन में किया था, और हिंसा फैलाएगी। अब आप सबके सामने है, कहाँ है वो जिनकी फोटो खींची थी प्रधानमंत्री जी और तमाम लोगों के साथ, और जो चढ़ गए थे लाल किले पे? अब तो इस दुनिया में भी नहीं। तो सिर्फ इसका ही ख्याल न रखें, किसी भी हालत को, आंदोलन को हिंसात्मक न होने देंगे, ये हाथ जोड़कर विनम्र अपील है। और दूसरा, इस बात का भी ख्याल रखें कि इस सरकार का पुराना इतिहास और चाल चलन देखते हुए, चाल चलन पे बहुत कुछ अपराध पे आधारित होता है। किसान आंदोलन में जैसे बीच में डाल दिया था, आपके बीच में डाल के अगर वो हिंसा कराएं तो उस पर भी नजर रखिए। तो मैं हिंसा ना हो इस पर अपील करता हूं, और अमित शाह जी से एक ही आग्रह करूंगा, 10% वाला लॉलीपॉप बाद में दिखाना, पहले जो ट्रेनिंग लेके नागपुर से आ रहे हैं उनको बीच रास्ते से लौटा के उनकी ज्वाइनिंग करा दो। कांग्रेस पार्टी का जो रुख है, स्टैंड है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हम सबका, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। सारे बयान मैं देख लूं, ऐसा मेरे जैसे साधारण बुद्धि के आदमी के लिए जरूरी नहीं। देखिए, हालांकि ये जो है ना, मैं देख रहा हूँ कि टीवी मीडिया रिपोर्टिंग में और कई जगह इस बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है कि बिहार में आंदोलन हो रहा है। एक्चुअली एक डिजाइन है। किसान आंदोलन के दौरान भी आपने देखा होगा कि नहीं कुछ मुट्ठी भर किसान हैं वो हरियाणा और पंजाब के। अगर मुट्ठी भर थे तो वापस क्यों लिया? और अगर सिर्फ बिहार का मसला है तो नागपुर से लोग जो है पैदल क्यों आ रहे हैं दिल्ली की तरफ? तेलंगाना में घटना हुई, झारखंड में हुआ, राजस्थान में हुआ। तो ये एक देशव्यापी सवाल है। ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य से ही लोग सेना में भर्ती होते हैं, हर राज्य से होते हैं। बिहार का जहाँ तक मसला है, मैंने आपको कहा कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से बिहार की बेरोजगारी दर दोगुनी है, और वहाँ पे काम के लिए विस्थापन करना, दूसरे राज्यों में काम करना, ये दशकों से ये समस्या चली आ रही है। मैं मौजूदा सरकार को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एक आखिरी उम्मीद कहते हैं नौजवानों का कि हमको सर्वोच्च बलिदान देने का मौका मिलेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ निर्भर करता है साहब। मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं होगा ना आर्मी में भर्ती तो ब्याह नहीं होता है, आप जान लीजिए ये बात। और 4 साल में रिटायर होकर के आ जाएगा तो कौन ब्याह करेगा जी? ये बहुत बुनियादी सवाल है, समझिए इस बात को। एक लड़का सिर्फ नहीं जाता है आर्मी का नौकरी करने के लिए, पूरा का पूरा परिवार, पूरा का पूरा गांव उससे सम्मानित होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों शहीदों का जो है गेट बनाया जाता है? ये हमारा एक व्यक्तिगत पेन है साहब, इसीलिए हम लोगों को दुख हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम इस सवाल पे निकले हैं। अभी रेल मंत्री अपील कर रहे हैं। ये रेल मंत्री तब कहाँ थे जब रेलवे की भर्ती में गड़बड़ी आई थी? याद कीजिए, तब भी बवाल हुआ था। तब रेल मंत्री आकर के बोले, फिर उस योजना को वापस लिए। तो बेसिकली क्या है ना कि प्रधानमंत्री जी खुद को समझते हैं डॉक्टर डैंग, और हम लोगों को समझते हैं पिंजरे में बंद चूहा। तो
तो जब मन करे तब जो है ना इंजेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं, टेस्ट करते हैं कि कितना उछला, कितना जो है अनसीरियस चीज है आप समझिए। तो 2 दिन आंदोलन हो गया, कई ट्रेनें जल गई, हिंसा हो गई, तब कह रहे हैं कि नहीं 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 इस बार जो है 2 साल एज बढ़ा देंगे। तो सो रहे थे, कहता तो है कि जगते रहते हैं आप, सोते ही नहीं हैं। तो उस वक्त बहाली जब आप निकाल रहे थे तो आपको समझ में नहीं आया था, ये सीरियस नहीं है। दूसरा बात है कि झूठ बोलते हैं और सब मंत्री लोग को लगा देंगे कि तुम जरा प्रोडक्ट बेच करके आओ, तो ले लो खरीद लो बेच लो, फायदे फायदे फिर। अरे क्या मानसिकता है ये? आप देश चला रहे हैं ना, देश की वस्तु स्थिति बताइए। आप बताइए कि आर्थिक हालत ये है कि ऑलरेडी अमेरिका रिसेशन अनाउंस करने वाला है और आप नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक का जो रिजर्व पैसा है वो निकाल लिए हैं 8,500 करोड़ का विमान खरीदने के लिए। और ठीक कहा ना इन्होंने कि 71 साल में ये देश सेवा करने का दावा कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। हाँ न, मैं तो ले सकता हूं, मैं डरता थोड़ी हूं। हाँ वही कह रहे हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं कि आप सेवा कर सकते हैं और हम सेवा के लायक नहीं हैं। और उस ड्रोन का क्या हुआ जिससे वो कहीं देश में गड़बड़ी देख लेते हैं ड्रोन से आजकल? तो ड्रोन क्या था, छुट्टी पे था कि उसका बैटरी खराब हो गया था? क्यों नहीं ड्रोन भेज करके देख लिए कि क्या हो रहा है देश में? बात यह है कि ये जानबूझ करके हिंसा भड़काते हैं। मेरा इस बात पे जोर है और वो इस बात को अपने व्हाट्सएप के इको चैम्बर से फैलाते हैं कि मोदी जी का अवतार इस देश का भला करना चाहता है। और ये जो बिका हुआ विपक्ष है वो चाहता ही नहीं है कि इस देश का भला हो। देखिए मोदी जी किसानों का भला करना चाहते थे, किसान को भलाई लेने ही नहीं दिया। अब जवानों का भला करना चाहते हैं, ये जवानों को भलाई नहीं लेने देना चाहता है। विपक्ष हमको इतना सुनता है, विपक्ष को इतना। बिहार की किसी भी जनता को कोई संदेश देने का जरूरत नहीं है। बिहार ऐसा जगह है, सुन लीजिए साहब, मोहनदास करमचंद आए थे, हमने गांधी बना करके भेजा वहां से उनको। सिद्धार्थ आए थे, हमने बुद्ध बना करके भेजा उनको। हमारा काम नहीं है हिंसा करना। अगर हिंसा हो रही है इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। और ये अग्निपथ योजना देश के युवाओं को अग्नि में झोंकने की योजना है। तो मैं बिहार के नौजवानों से यही कहूँगा, रे भाई इतना रिस्क लिए हो तुमको पता है। और आपको एक बात और मैं बताऊँ, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जो लोग आर्मी का तैयारी करता है ना, वो डर से जुलूस प्रदर्शन में नहीं जाता है कि पुलिस केस हो जाएगा तो हमेशा के लिए नौकरी नहीं ले पाएंगे। तो ये वो नौजवान हैं जिनको ऑलरेडी ये लग चुका है कि हमको नौकरी ये सरकार अब नहीं देगी, अब बहुत कुछ हो गया। तो मैं उनको कहता हूं कि चलिए नौकरी के लिए आप संघर्ष कीजिए, लेकिन जहां आप नौकरी करेंगे वो तो वही रेलवे है, वही सरकारी संपत्ति है, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाइए। और सत्याग्रह के रास्ते पे चल कर के ही, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल कर के ही कोई आंदोलन जीता जा सकता है। देखिए हम ज्योतिषी तो नहीं हैं और ये किसी को नहीं लग रहा था कि किसान आंदोलन के बाद जो है कृषि बिल वापस होगा। एक बात बस हम जानते हैं, लगता नहीं है, बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, ये जानकर लड़ना पड़ता है न्याय और हक के लिए। और नौजवानों की इस लड़ाई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से उनके साथ है।